नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकल रहे हैं, एक ऐसी पड़ताल जो हमें वेदों की गहराइयों तक ले जाएगी। हम बात करेंगे 14 लोकों की, और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? हम देखेंगे कि ये हजारों साल पुरानी अवधारणा आज की मॉडर्न फिजिक्स से कैसे जुड़ती है। तो सबसे पहला और बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या हमारे हजारों साल पुराने ग्रंथों में एक ऐसे ब्रह्मांड की बात की गई थी जिसमें हमारे जाने पहचाने 3 डायमेंशन से कहीं ज्यादा डायमेंशंस हैं? यही सवाल इस पूरी पड़ताल की नींव है। देखिए, एक तरफ है हमारे प्राचीन ऋषि जो अस्तित्व के 14 तलों की बात करते हैं, और दूसरी तरफ है आज के वैज्ञानिक जिनकी स्ट्रिंग थ्योरी 10 से ज्यादा डायमेंशंस की बात करती है। ये जो समानता है, ये सच में सोचने पर मजबूर करती है। क्या ये बस एक इत्तेफाक है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा कनेक्शन छुपा है? ठीक है, तो आगे कैसे बढ़ेंगे, एक नज़र उस पे डालते हैं। हम प्राचीन दुनिया और मॉडर्न फिजिक्स के कनेक्शन से शुरू करेंगे, फिर समझेंगे कि ये लोक आखिर हैं क्या। उसके बाद भौतिक लोकों और चेतना के आयामों को जानेंगे, और आखिर में देखेंगे कि ये सब मिलकर असल में वास्तविकता का एक ब्लूप्रिंट कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए पहले हिस्से में गोता लगाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि लोकों का ये कॉन्सेप्ट सिर्फ कहानियों में नहीं है। इसका जिक्र यजुर्वेद और बृहदारण्यक उपनिषद जैसे हमारे फाउंडेशनल ग्रंथों में मिलता है। इन ग्रंथों में इस पर बहुत गहरी फिलोसॉफिकल बहस हुई है। गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच जो मशहूर संवाद हुआ था, उसमें भी ये एक बड़ा मुद्दा था। तो इससे यह साफ हो जाता है कि ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं, बल्कि एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे भाग पर। चलिए समझते हैं कि इस लोक शब्द का मतलब क्या है, क्योंकि किसी भी कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ने के लिए उसके नाम को समझना बहुत जरूरी होता है। तो ये लोक शब्द संस्कृत की एक धातु लोकृत दर्शने से निकला है, जिसका सीधा सा मतलब है देखना या अनुभव करना। और मजे की बात यह है कि ये जड़ सिर्फ संस्कृत में ही नहीं है। अगर हम लैटिन में ल्यूसियो या इंग्लिश में ल्यूमिनस और लाइट जैसे शब्दों को देखें, तो वो भी इसी मूल से जुड़े हैं। मतलब सबका कनेक्शन प्रकाश और देखने से ही है। तो लोक एक बहुत वर्सेटाइल शब्द है। ये हमारी पृथ्वी यानी भूलोक जैसे किसी फिजिकल जगह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और चेतना की किसी अवस्था मतलब किसी एक्सपीरियंस के लिए भी। ये शब्द फिजिकल और नॉन फिजिकल दोनों ही रियलिटीज को कवर करता है। तो चलिए सफर की शुरुआत उन आयामों से करते हैं जिन्हें हम सब जानते पहचानते हैं, यानी फिजिकल वर्ल्ड। वैदिक ग्रंथों के हिसाब से पहले 2 लोक पूरी तरह से फिजिकल हैं। भूलोक है हमारी पृथ्वी, और भुवः लोक है बाकी का सारा ब्रह्मांड, चांद, तारे, ग्रह, गैलेक्सी, सब कुछ। ये दोनों मिलकर वो दुनिया बनाते हैं जो 5 महाभूतों से बनी है, जिसे हम देख और छू सकते हैं। ठीक है, तो अब हम फिजिकल दुनिया से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करेंगे जो हमारी इंद्रियों की पकड़ से बाहर हैं, और यहीं से ये विषय और भी गहरा होता जाता है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। अगर भू और भुवः लोक में ही पूरा का पूरा फिजिकल यूनिवर्स समा गया, तो फिर बाकी के 12 लोक क्या हैं, कहाँ हैं? क्या वो कोई और डायमेंशन है, कोई और रियलिटी? इसका जवाब ढूंढने में ना मॉडर्न फिजिक्स का एक आइडिया हमारी मदद कर सकता है। स्ट्रिंग थ्योरी में एक कॉन्सेप्ट है कॉम्पैक्टिफिकेशन। ये कहता है कि हो सकता है कि और भी डायमेंशंस हों, लेकिन वो इतने छोटे लेवल पर मुड़े हुए हैं या सिमटे हुए हैं कि हम उन्हें देख नहीं पाते। और यही छुपे हुए डायमेंशंस हमारे ब्रह्मांड के नियमों को तय करते हैं। कुछ इसी तरह अगला लोक है स्वरलोक। अब ये कोई जगह नहीं है, बल्कि चेतना का एक ऊंचा लेवल है। जरा सोचिए, समंदर की सारी लहरें अचानक ये जान जाएं कि वो अलग अलग नहीं, बल्कि एक ही महासागर का हिस्सा हैं। बस यही है स्वरलोक का अनुभव, जहां अलग अलग चेतना को अपनी एकता का एहसास होता है। तो अब ये समझते हैं कि ये जो ऊंचे लोक हैं, ये आखिर काम कैसे करते हैं। इन्हें आप एक तरह से असलियत को बनाने वाला कॉस्मिक ब्लूप्रिंट मान सकते हैं। इसे समझने के लिए ना सांख्य दर्शन हमारी बहुत मदद करता है। देखिए, इसके हिसाब से सृष्टि एक झटके में नहीं हुई, बल्कि एक क्रम में, एक के बाद एक स्टेप में हुई। सबसे पहले एक अव्यक्त कारण था, फिर आई ब्रह्मांडीय बुद्धि, उसके बाद इंद्रियों के लिए ब्लूप्रिंट बने, फिर प्रकृति के नियम बने, और तब जाकर आखिर में हमारी ये भौतिक दुनिया बनी। तो ये जो ऊंचे लोक हैं ना, वो असल में इसी क्रिएशन प्रोसेस के अलग अलग लेवल हैं। इसको अगर आज की भाषा में समझें तो महरलोक वो लेवल है जहां प्रकृति के नियम बनते हैं, मतलब ये एक फिजिक्स इंजन की तरह है। फिर जनलोक में इंद्रियों का सॉफ्टवेयर डिजाइन होता है, मतलब ये तय होता है कि आंखें होंगी तो देखने की शक्ति भी होगी। और इन सबके ऊपर है तपलोक,
जो एक मास्टर प्रोग्रामर की तरह है, वो ब्रह्मांडीय बुद्धि जिसे हर संभावना का ज्ञान है। और अब हम पहुंचते हैं अपने अंतिम पड़ाव पर, जहां हम बात करेंगे इस पूरे कॉस्मिक हायरार्की के शिखर की, यानी हर चीज के परम स्रोत की। सबसे ऊंचा लोक है सत्यलोक। अब ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई बनाने वाला भगवान बैठा हो, नहीं। ये वो अव्यक्त अवस्था है, वो इन्फिनिट पोटेंशियल है जहां से सब कुछ पैदा होता है। ये ब्रह्मांड के बनने से भी पहले की स्थिति है। ठीक वैसे जैसे कोई कविता लिखे जाने से पहले कवि के मन में एक शुद्ध विचार की तरह होती है। और ये बात इसे बहुत खूबसूरती से समझाती है कि इस सबसे ऊंचे लेवल पर बनाने वाले और बनाई हुई चीज में कोई फर्क नहीं होता। क्रिएटर ही क्रिएशन है और क्रिएशन ही क्रिएटर। अद्वैत दर्शन का यही तो सार है। तो कुल मिलाकर इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि वैदिक दर्शन के मुताबिक हमारी ये 3D दुनिया एक बहुत बड़े मल्टी डायमेंशनल यूनिवर्स की बस एक परत है, और इस पूरे ब्रह्मांड का जो ढांचा है वो चेतना के अलग अलग स्तरों से बना है। और आखिर में मैं बस एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करना चाहूंगा। जरा सोचिए, क्या ये मुमकिन है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड, जिसे हम इतना बड़ा और असली समझते हैं, वो चेतना से बने एक कहीं ज्यादा बड़े स्ट्रक्चर की सिर्फ एक परत हो? ये विचार वाकई हमारे वजूद को देखने का नजरिया बदल सकता है।